नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में 2022 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू इट इन 5 days। विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे completed द वर्क इन 2 days। इन हाउ मैनी डेज सी कैन डू इट अलोन। ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 2 दिनों में पूरा किया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/4। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, फिर एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/4। तो ये आ गया हमारे पास ए का 1 डे वर्क। और बी कितना कर रहा है, बी सेम उसी काम को खत्म करने में 5 दिन ले रहा है। तो बी फिर एक दिन में कितना काम करेगा, बी 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/5। ये आ गया हमारे पास ए का 1 डे वर्क और ये आ गया बी का 1 डे वर्क। ओके नाउ अब हम ए एंड बी जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए प्लस बी जब एक साथ काम करेंगे तो 1 डे वर्क। तो इन दोनों का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा, ए का 1 डे वर्क कितना है 1/4 प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है 1/5। मीन्स जो ए है वो 1 यूनिट काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 4 दिनों में। और बी जो है वो 1 यूनिट काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 5 दिनों में। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो 1 यूनिट काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 और 4 का 20 और 4 से 4 5 से 20, 5 1 द 5 प्लस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 5 4 द 24 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 9/20। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का 1 डे वर्क। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला हुआ है कि जब ए बी को सी असिस्ट करेगा तो ये तीनों मिलके एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 2 दिन में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो सी अकेला है वो सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जब सी उन्हें असिस्ट कर रहा है दोनों को तो क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी इनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क इज इक्वल टू, जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 यूनिट काम को ये कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 2 दिन में। तो इन एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/2। ये आ गया हमारे पास तीनों का 1 डे वर्क। अब हमने किसका निकालना है, सी एलोन का, कि सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, सी इज 1 डे वर्क। तीनों का एक दिन का काम कितना है, 1/2। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए एंड बी का 1 डे वर्क। तो ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना है, 9/20। एलसीएम लेंगे 2 एंड 20 का, कितना आ जाएगा 20। अब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास क्वोशंट में 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 10 1 द 10। नेक्स्ट अब 20 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो कितना आ जाएगा क्वोशंट में हमारे पास 1 और 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो -9 इज इक्वल टू 1/20। तो ये आ गया हमारे पास 1/20। तो सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। मीन्स 1 यूनिट काम को ख़त्म करने में वो कितने दिन लेगा, 20 डे। जो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है वो हमारे पास है वर्क और जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास होता है डेज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सी कितने दिन लेगा, इज इक्वल टू 20 डेज। तो सी एक काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा, 20 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, रमन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%। हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस। रमन के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई।
तो यहाँ हमें रमन की सैलरी के बारे में नहीं बताया हुआ। तो मान लेते हैं लेट रमन ओरिजिनल सैलरी भी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। लेट रमन ओरिजिनल सैलरी को मैं OS से लिख रहा हूँ। ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब नाउ फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो उसकी सैलरी है वो 50% क्या होगी, डिक्रीज। कितनी परसेंट हुई, 50%, डिक्रीज बाय 50%। अब हम 50% डिक्रीज हुई ओरिजिनल सैलरी पे, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100। डिक्रीज हुई तो हम क्या करेंगे, माइनस 50% ऑफ किसका, उसकी सैलरी का। तो उसकी सैलरी कितनी थी पहले, 100 रुपीज़, तो 50% ऑफ 100। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 50/100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, 50 बच गया, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। जब उसकी सैलरी 50% डिक्रीज हुई तो उसकी और सैलरी कितनी बच गई, 50 रुपीज़। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो उसकी सैलरी है वो 50% क्या हुई, इनक्रीज। नाउ सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, 50%, इंक्रीज बाय 50%। अब उसकी सैलरी कितनी है, 50 रुपये हो चुकी है, तो 50 रुपीज़ के ऊपर ही कितना हो रहा है, 50% इंक्रीज होगा। तो आ जाएगा हमारे पास 50, ये हमारे पास उसकी अब सैलरी आ गई है, करंट सैलरी जो है, प्लस 50% इंक्रीज हुई तो उसी सैलरी पर 50% इंक्रीज होगा, तो प्लस 50% ऑफ 50। अब इसे सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 50 प्लस 50/100 मल्टीप्लाई 50। तो 50 से 51 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 2 25 द 50। तो 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। तो ना अब उसकी फाइनल सैलरी कितनी हो चुकी है, 75 रुपीज़। अब हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि उसकी सैलरी में कितनी परसेंटेज का लॉस हुआ। तो अब लॉस निकाल लेते हैं पहले। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी पहले, 100 रुपीज़। ना अब करंट सैलरी कितनी है उसकी, 75 रुपीज़। तो इज इक्वल टू कितना लॉस हुआ उसे, 25 रुपीज़ का। ना अब हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर ओरिजिनल सैलरी मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100। तो इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ, 25 का। ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी, 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो लॉस परसेंट कितना आ गया, 25%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लॉट इज सोल्ड एट ₹18,700 विद अ लॉस ऑफ 15%। एट वट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 15%। एक भूखंड को 15% की हानि के साथ 18,700 रुपये में बेचा जाता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है कि 18,700 रुपये पर उसे बेचा जा रहा है और उससे लॉस कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। तो बोले इसे किस रुपये पे बेचा जाए, मीन्स इसका सेलिंग प्राइस कितना हो कि हमें 15% प्रॉफिट हो। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्स रुपीज़, क्या है एक्स रुपीज़, कॉमा। अब सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस आ रहा है हमारे पास 18,700 रुपये, और लॉस कितना हो रहा है हमारे पास, लॉस इज इक्वल टू 15%। तो अब हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हो और साथ में हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस कितना है 18,700 मल्टीप्लाई 100 लॉस कितना है 15%। तो 100 माइनस 15 कितना आ गया हमारे पास 85। अब कैंसिल आउट कर लेंगे हम यहाँ पे, किससे जाएगा हमारे पास, ये 7 से चला जाएगा। 17 5 द 85, 17 1 द 17, 17 1 द 17 और आगे 20 एज इट इज। अब नाउ नेक्स्ट 5 से 5 1 द 5, 5 2 द 10।
तो 20 मल्टीप्लाई 1100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 22,000 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। नाउ अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 22,000 रुपीज़। अब बोला है कि इसे कितने रुपए पे बेचा जाए, मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो हमारे पास। तो अब सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हम एक्स, कि कितने रुपए में बेचा जाए कि हमारे पास प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हमारे पास आ जाए इज इक्वल टू 15%। नाउ अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है और प्रॉफिट कितना और हमारे पास 15%। तो ना सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के केस में, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 22,000 मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना हमारे पास 15%, तो 100 प्लस 15 कितने हो गए 115 ओवर 100। तो 20 के साथ 20 कैंसिल आउट, 220 मल्टीप्लाई 115 इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा हमारे पास 25,300 रुपीज़। तो नाउ सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25,300 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ₹25,300। Question number 5. On selling 17 ball at ₹720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. What is the cost price of 1 ball? 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ईच बॉल का वो हमने मान लिया एक्स रुपीज़। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल। नाउ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 17 बॉल का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल इज इक्वल टू 720। और ना जो लॉस आ रहा है हमारे पास, लॉस किसके इक्वल हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 5 बॉल, एक बॉल का एक्स रुपीज़ है, तो 5 बॉल का कितना आ जाएगा 5x, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 5x। नाउ अब यहाँ पे क्या दिया हो हमारे पास कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 17 बॉल का वो कितना है 17x, तो 17x माइनस क्या करेंगे हम 720, लॉस किसके इक्वल आ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, तो 5x। नाउ हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल। नाउ यहाँ पे जो 17x है ये पॉजिटिव के हैं और यहाँ पे 5x पॉजिटिव का, तो 5x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस 720 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 17x माइनस 5x इज इक्वल टू 720। नाउ implies that 17x माइनस 5x कितने होते हैं 12x, 12x इज इक्वल टू 720। नाउ 12 से 12 वन द 12, 12 6 द 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो एक बॉल की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 60 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 60 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6. Sahil took a loan for 6 years at the rate of 5% per annum on simple interest. If the total interest paid was rupees 1230, then what was the principal amount? साहिल ने साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 1230 रुपये था तो मूल राशि क्या थी? तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1230 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। नाउ टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने फाइंड क्या करना है प्रिंसिपल। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100।
ना यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी ये जो 100 है ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रेट इंटू टाइम है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट मल्टीप्लाई टाइम। ना अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1230 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट कितना आ गया हमारे पास 5%, तो ओवर 5 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 6 ही है। तो अब 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 1 द 6, 6 2 द 12, आगे 0 आएगा और 6 5 द 30। नाउ 5 से 5 1 द 5, 5 4 द 20 और 5 1 द 5, तो कितना आ गया 41 मल्टीप्लाई 100। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4100 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग ब्लड डोनेटिंग कैंप in a school 60% of the total students donated blood. If the number of students who did not donate blood was 480, find the total number of students in the school. अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, मान लेते हैं कि जो स्कूल में टोटल स्टूडेंट है वो कितने 100%, 100% में से 60% जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, ब्लड को डोनेट कर रहे हैं। तो जो बच्चे ब्लड को डोनेट नहीं कर रहे हैं वो कितने परसेंट है हमारे पास, 40%। तो 40% जो बच्चे हैं जो ब्लड को डोनेट नहीं कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, 480। तो यहाँ से हम 1% निकाल लेते हैं कि 1% स्टूडेंट कितने होंगे हमारे पास। तो 1% इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 1 द 4, 4 12 द 48। तो 1% किसके इक्वल आ गया, 1% इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट। ना अब हम 100% निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू कितनी आएगी। तो ना 100% इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू कितनी है 12, तो 100 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1200 स्टूडेंट। तो जो स्कूल है, स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, 1200। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1200 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, the cost price of 20 article is the same as the selling price of X article. If profit is 25%, then what is the value of X? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो X का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उससे मान लेते हैं P, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू P, कॉमा, और जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है उसे मान लेते हैं Q, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू Q। ना सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितने दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे बताया ना, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। ये आ गया हमारे पास। अब नाउ आगे सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना आ जाएगा हमारे पास। तो क्या माना हुआ हमने, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का क्यू, तो एक्स आर्टिकल का कितना आ जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना हुआ पी, तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 20 पी। ना प्रॉफिट कितना दिया हुआ हमें यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। ये जो प्रॉफिट हो रहा होगा 25% ये किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो नाउ यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो क्या हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कब आ रहा है, जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास P प्लस 25% ऑफ P। तो नाउ अब 25% किसके इक्वल होगा, 25 ओवर 100। ना 25 वन द 25 फॉर द 100। अब 1 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, तो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 2 8, 10 माइनस 8 2, और फिर आगे 0, 4 5 20। तो 1 को 4 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास 0.25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस 0.25 ऑफ प्रॉफिट।
नाउ यहाँ से हम P को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, P इंटू में 1 प्लस 0.25। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास वो कितना, हमारे पास Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल टू 1.25 P। नाउ अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। नाउ Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1.25, तो 1.25 मल्टीप्लाई में x और साथ में p भी आएगा इज इक्वल टू 20p। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 20p ओवर 1.25p, 1.25p, p से p कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे जब हम इसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये 100 ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100 ओवर 125। नाउ 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 फॉर द 400 और 25 5 द 125, और 5 से 5 1 द 5, 5 फॉर द 20। नाउ 4 4 द कितने होते हैं 16, तो इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 16। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 16। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी, तो वो किसके इक्वल आ गई, 16 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ना ही यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया और ना ही यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस के बारे में बताया हुआ है। तो नाउ एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमने मान लिया इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को हमने मान लिया इज इक्वल टू x रुपीज़। ना अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास x और कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो माइनस 100 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। नाउ अब हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, नाउ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। तो नेक्स्ट में हमारे पास तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो x है, अब नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। नाउ अब न्यू हमारे पास प्रॉफिट भी क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 2x, तो 2x माइनस 100, तो ये आ गया हमारे पास न्यू प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द प्रॉफिट ट्रिपल्स, अगर हम प्रॉफिट को क्या कर दें ट्रिपल कर दें तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो ये जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है इसे हम क्या कर देंगे, जो पहले वाला प्रॉफिट है उसे हम ट्रिपल कर दें, तो वो किसके इक्वल आएगा 3 इंटू में x माइनस 100 इज इक्वल टू, तो न्यू प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास 2x माइनस 100, तो 2x माइनस 100। अब इन दोनों को हम कर देंगे इक्वेट, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 3 को x के साथ और फिर 100 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 300 इज इक्वल टू 2x माइनस 100। ना ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 300 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 2x इज इक्वल टू x और इज इक्वल टू माइनस के 100 और प्लस के 300, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200। ना अब हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट क्या था हमारे पास x माइनस 100, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू x माइनस 100 था, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर जो हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास 100 रुपीज़ ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 100%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 100%।
Question number 10. The average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B is 40 kg and that of B and C is 43 kg, then what is the weight of B? A, B और C का औसत वजन 45 kg है. यदि A और B का औसत वजन 40 किलो और B और C का औसत वजन 43 किलो है तो B का वजन कितना होगा? तो यहाँ पे हमें एवरेज वेट दिया हुआ है. तो A, B, C का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है? 45 kg. तो लिख लेते हैं यहाँ पे A प्लस B प्लस C. इन तीनों का एवरेज वेट कितना दिया हुआ हमें? 45 kg. तो इन तीनों का एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा हमारे पास? इम्प्लाइज दैट. तो यहाँ पे आ जाएगा इनका एक्चुअल वेट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 135 kg. ये आ गया इनका एक्चुअल वेट. ये वाला जो वेट है यहाँ पे ये हमारे पास एवरेज वेट है और इन तीनों का एक्चुअल वेट कितना आ गया? 135 kg. नाउ नेक्स्ट क्या बताया हुआ है? A एंड B का एवरेज वेट कितना है? 40 kg. तो A प्लस B ओवर 2 इज इक्वल टू 40 kg. तो यहाँ पे ए बी का एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा फिर? A प्लस बी इज इक्वल टू 40. ये जो 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 42 ज़ 80. तो ए बी का वेट कितना आ गया हमारे पास? 80 kg. नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बी सी का हमें एवरेज वेट दिया हुआ है. बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 43 kg. नाउ एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा हमारे पास? बी प्लस सी का इज इक्वल टू 86 kg. हमने फाइंड क्या करना है? हमने बी का एक्चुअल वेट फाइंड करना है. ओके. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी का वेट निकाल लेते हैं. तो हम क्या करेंगे? ए बी की वैल्यू पुट करेंगे. ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3. तो ए बी जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, पुट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन इक्वेशन 1. पुट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन इक्वेशन 1. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम 80. तो सी का वेट आ जाएगा. तो 80 प्लस सी इज इक्वल टू 135 इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 135 माइनस 80 इज इक्वल 55. तो ये आ गया सी का वेट. सी का वेट कितना आ गया? 55 kg. नाउ अब जो हमारे पास सी का वेट आ गया, हमने किसका फाइंड करना है? बी का. तो सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में. पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3. तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? b प्लस सी इज इक्वल टू 86. तो b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 55 kg. तो 55 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? 86. इम्प्लाइज दैट b को हम यहीं रखेंगे और 86 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 86 में से 55 गए तो कितना बच गया हमारे पास? 31 kg. तो b का वेट कितना आ गया? 31 kg. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 31 kg. क्वेश्चन नंबर 11. A shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at rupees 12 each. What is the profit or loss percentage? एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रत्येक के लिए 200 बल्ब खरीदे. हालांकि 5 बल्ब फ्यूज हो गए थे और उन्हें फेंकना पड़ा. शेष को 12 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा गया. लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 10 रुपीज़. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़. ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब. ना यहाँ पे जो 5 बल्ब है वो क्या है? फ्यूज. तो फ्यूज्ड बल्ब कितने? इज इक्वल टू 5. नाउ अब हमारे पास कितने बल्ब लेफ्ट बचे हैं?
नंबर ऑफ बल्ब लेफ्ट, नंबर ऑफ बल्ब लेफ्ट, 200 पहले बल्ब थे हमारे पास जो हमने परचेज किए, उसमें से 5 खराब निकले, तो कितने बल्ब लेफ्ट बचे? 195 बल्ब। अब नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बल्ब कितना हो गया? 12 रुपीज। तो हमारे पास कितने बल्ब बचे हैं? 195 बल्ब। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब कितना आ जाएगा? 195 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 2340 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना है? 2340 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है? 2340 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000। तो इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास? 340 रुपीज़। यह आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने निकालना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है? 340 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 मल्टीप्लाई 100। अब 20 के साथ 20 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, 2 1 द 2, 2 17 द 34। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारे पास? 17%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 17% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 50 days, then in how many days B alone can do it? तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? A एंड B का 1 डे वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो A B है एक साथ कितना काम कर रहे हैं? 10 दिन काम करें एक काम को। तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? 1/10। तो ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? ए बी 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10। और सी अकेला एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 50 डेज में। तो सी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? सी इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/50। ये आ गया हमारे पास ए बी का 1 डे वर्क, और ये आ गया हमारे पास सी का 1 डे वर्क। अब इन दोनों का मीन्स तीन ही हो गए हमारे पास, ए बी का एंड सी। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए बी एंड सी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी का 1 डे वर्क कितना है? 1/10 प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है? 1/50। एलसीएम लिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। और 10 5 से 55, 5 हमारे पास यहाँ पे क्या गया? क्वेश्चन। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 5 1 द 5 प्लस नेक्स्ट स्टेप में अब 50 को डिवाइड करेंगे हम 50 के साथ, तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन में? 1। और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 6/50। नाउ अब इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 3 द 6 और 2 25 द 50। तो ए बी सी का 1 डे वर्क कितना आ गया? 3/25। अब ना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए का काम है वो किसके इक्वल है? बी एंड सी। जो बी एंड सी काम कर रहे हैं उसके इक्वल है। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा फिर? एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू बी एंड सीज 1 डे वर्क। बी एंड सी का 1 डे वर्क, ए का जो 1 डे वर्क है वो किसके इक्वल आएगा? बी एंड सी के 1 डे वर्क के इक्वल। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ए हमारे पास पहले से ही है, प्लस बी सी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? ए के 1 डे वर्क के इक्वल। तो यहाँ पे भी ए आ गया और इज इक्वल टू 3/25 इम्प्लाइज दैट ए क्या यहाँ पे क्या आएगा साथ में? 1 डे वर्क। तो ए प्लस ए कितना हो गया? 2 × में एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 3/25। नाउ ए का 1 डे वर्क कितना आएगा? यहाँ पे जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 3/25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3/50।
50। ये आ गया हमारे पास ए का वन डे वर्क। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, बी का वन डे वर्क हमने फाइंड करना है कि बी एक दिन बी टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो बी का वन डे वर्क आ गया तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बी का वन डे वर्क निकाल लेते हैं। बी वन डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, बी का वन डे वर्क निकालना है तो ए बी का वन डे वर्क कितना हमारे पास 1/10 माइनस ए का वन डे वर्क कितना आ गया हमारे पास 3/50, तो -3/50 इज इक्वल टू एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 50 और यहाँ पे इसे सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास 2/50। अब 2 से 2 1 द 2 2 25 द 50 तो इज इक्वल टू 1/25। अब ये जो 1 है हमारे पास ये वर्क होगा और ये जो 25 है ये डेज लग रहे हैं। तो बी एक काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा अकेले 25 डेज। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 25 डेज। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन प्रपोर्शन ऑफ देन व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट। यदि 782 रुपये के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो 782 रुपीज़ हैं इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा 3 पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 12 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12। जब इन तीनों रेशियो को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई 12 रेशो 3/4 मल्टीप्लाई 12। नाउ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट करते हैं इसे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 द 2 2 6 द 12, 3 से 3 1 द 3 3 4 द 12 4 1 द 4 4 3 द 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6:8:9 और इन तीनों रेशो का सम किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 23 के इक्वल। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 782 मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशो कितना आएगा 23 23 1 द 23 मल्टीप्लाई करेंगे हम 34 से तो आ जाएगा हमारे पास 782 और 34 6 द कितने होते हैं इज इक्वल टू 204 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 204 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ कि 4 men and 6 women एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में। ओके, नाउ यहाँ पे मान लेते हैं लेट वर्क डन बाय 1 man in 1 day इज इक्वल टू m और वर्क डन बाय 1 woman in 1 day इज इक्वल टू w। तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है कि 4 men and 6 women कंप्लीट कर रही हैं एक काम को 8 दिनों में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 men प्लस 6 women एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं वो 8 डेज में, तो इज इक्वल टू 1/8। और क्या बताया हुआ है 3 men and 7 women उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं 10 डेज में, तो 7 men 3 men प्लस 7 वुमेन
कितने दिनों में काम को ख़त्म करने हैं? 10 डेज में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। ना ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और फिर बाद में इन दोनों को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास? दोनों तरफ करना है 3 4 द 12 मैन प्लस 3 6 द 18 वुमेन इज इक्वल टू 3/8। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 द 12 मैन प्लस 4 7 द 28 वुमेन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 4/10। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 द 4 2 5 द 10 इज इक्वल टू 2/5। ना अब हमने क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 के साथ 12 कट जाएगा और 20 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 18 माइनस 28, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10 वुमेन इज इक्वल टू और 3/8 माइनस 2/5। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 40 और 8 से 8 5 द 45 5 3 द 15 माइनस 5 8 द 48 8 2 द 16। तो इसे सोल्व करके आएगा -1/40। तो इज इक्वल टू -1/40। माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो 10 वुमेन होंगी वो एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगी? 40 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 40 डेज। ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 होता है ये होता है हमारे पास वर्क और जो डिनोमिनेटर होता है ये होता है हमारे पास डेज। तो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगी? 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 + 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है जहाँ पे एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तब हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ना यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट एंड ऑफ ये स्टेप हो जाएगा स्किप। उसके बाद क्या है हमारे पास? डिवीजन। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 3 + 2 × 2। अब डिवीजन का स्टेप हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई करना। ना अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 4। अब मल्टीप्लाई के बाद फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? यहाँ पे एडिशन। तो ऐड करेंगे 3 + 4 = 7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 × 4 - 2 × 3 + 16 डिवाइडेड बाय 4। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तब हम क्या करेंगे? बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ब्रैकेट को सोल्व करना। ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हम डिवीजन को सोल्व करेंगे। तो डिवीजन यहाँ पे हमारे पास ये रही। तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो क्या आ जाएगा? 4। नाउ इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 × 4 - 2 × 3 + 4। अब डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप है जहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो 5 4 द कितने होते हैं? = 20 - 2 3 द 6 और प्लस में 4। अब नेक्स्ट क्या करना? अब हमने एडिशन। तो 20 में हम क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो बच गया हमारे पास 24 - 6। अब नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन। तो 24 में से 6 गए तो कितने बच गए? 18। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपन ब्रैकेट 3³ - 2 × 7 ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस ओपन ब्रैकेट 5 × 3 - 2² ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हम यहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। और ब्रैकेट के अंदर भी अब हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का साइन।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास पावर दी हुई है इससे सॉल्व कर लेंगे। ये 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 27। और वैसे यहाँ पे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। नाउ अब हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 27 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2 इंटू 7 कितने होते हैं 14, प्लस नेक्स्ट स्टेप में 5 3 से कितने होते हैं 15 माइनस 4। नाउ फाइनल स्टेप करते हैं, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 में से 14 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 13, प्लस 15 में से 4 गए 11, और 13 प्लस 11 कितने होते हैं 24। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 24। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हो वो लिख लेते हैं। स्पीड हमें बताई हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 15 मिनट। टाइम को चेंज कर लेंगे हम आर में, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1/60 आर। तो 15 1 द 15, 15 4 द 60 इज इक्वल टू 1/4 आर। ये आ गया हमारे पास टाइम। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इज इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 1/4 आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/4 किलोमीटर। तो 5 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आ जाएगा 1.25 किलोमीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ है, तो अब इसको किलोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में, तो कितना आ जाएगा 1250 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 1250 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 19, कॉस्ट ऑफ 24 पेन इज ₹96, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच पेन्स। 24 पेनों का मूल्य 96 रुपये है, ऐसे 16 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 24 पेन का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 पेन्स इज इक्वल टू 96 रुपीज़। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 24, 24 1 द 24, 24 4 द 96 इज इक्वल टू 4 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। अब हमने कितने पेन का कॉस्ट प्राइस निकालना है 16, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई, एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है 4 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 4 द 64। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन कितना आ गया 64 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन पेज ₹13,000 एज रेंट फॉर 4 मंथ, हाउ मच डज ही पे फॉर द होल ईयर इफ रेंट पर मंथ रिमेन द सेम। एक आदमी 4 महीने के लिए किराए के रूप में 13,000 रुपये का भुगतान करता है, यदि प्रति माह किराया समान रहता है तो वह पूरे वर्ष के लिए कितना भुगतान करता है। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, रेंट बताया हुआ 4 मंथ का, तो कितना बताया हुआ है रेंट फॉर 4 मंथ इज इक्वल टू कितना बताया हुआ है 13,000 रुपीज़। अब 1 मंथ का रेंट कितना होगा, रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू 13,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 3,250 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास 1 मंथ का रेंट।
अब बोला हुआ कि रेंट फॉर होल ईयर हमने फाइंड करना है। तो 1 मंथ का रेंट आ गया हमारे पास, तो रेंट फॉर 1 ईयर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 12 मंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 3250 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 39,000 रुपीज़। तो आ जाएगा हमारे पास रेंट फॉर होल ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 39,000 रुपीज़।